नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे गोलकनाथ केस को। इस केस के बारे में बिल्कुल जीरो से बेसिक से बात करेंगे। आपको बहुत बार लक्ष्मीकांत, डीडी बसु या अदर पॉलिटी की बुक्स हैं, वहाँ पे गोलकनाथ हो गया, केशवानंद भारती हो गया, बार बार ये केस देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1951 में क्या होता है, 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है और उसके थ्रू 9th शेड्यूल को ऐड किया जाता है। देखिए, ये हमारे संविधान का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, लेकिन इसको ऐड किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि भैया अगर किसी भी स्टैट्यूट को, किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को अगर 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इससे देखिए सरकार को, गवर्नमेंट को इम्यूनिटी हासिल हो गई है ना। तो फिर इसको चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद केस में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट थ्रू आर्टिकल 368 368 कि भैया पार्लियामेंट कर सकता है अमेंड, उसके पास पावर है। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए 1964 में गाइस दोबारा से एक केस आता है, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या होता है कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर होते हैं और उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है सर्विस से। पूरा केस डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल उसका क्या कुछ था। देखिए फिर क्या होता है, तब तक हमारे संविधान में 17 के आसपास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाते हैं। ठीक है, और ये 17th था। इसमें क्या कुछ कर लेके आए, क्या कुछ किया, इसमें 44 के आसपास स्टैट्यूट को 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया। अब देखिए सरकार क्या चाहती है कि भैया ऐसा जिसपे सरकार ये चाहे कि इसका जुडिशियल रिव्यू ना हो, हमें इम्यूनिटी हासिल रहे ऐसे कानून पे, तो क्या कर दो, इनको सीधा सा 9th शेड्यूल में ऐड कर दो। तो इसको भी फिर चैलेंज कर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का सेम डिसीजन था जो शंकरी प्रसाद केस में था कि भैया पार्लियामेंट कैन अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को थ्रू आर्टिकल 368। ठीक है गाइज, तो देखिए अब हम बात करते हैं गोलकनाथ के कि गोलकनाथ केस क्या था। अब देखिए गाइज, हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ ये भाई थे, फैमिली मतलब इनका दोनों भाई थे ये। ठीक है, तो इनके पास 500 एकड़ के आसपास ज़मीन थी, पंजाब की ये बात है। और देखिए 1953 में क्या होता है, 1953 में पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड एक्ट आता है। ठीक है, और इस एक्ट को भी फिर 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाता है इम्यूनिटी हासिल करने के लिए। और इस एक्ट में क्या मेंशन होता है, इस एक्ट में होता है कि भैया 30 एकड़ के आसपास लैंड जो है ना आपके पास है, ओनली 30 एकड़ के जो लैंड है उसके ऊपर आपका पूरा अधिकार और जो भी बेनिफिट सरकार के द्वारा है वो मिलेंगे। 30 एकड़ के अलावा जो भी जितना भी लैंड होगा उस पर आपको कोई बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से ये केस गया था फिर कोर्ट में। ठीक है, तो फिर क्या होता है, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग एक रिट पिटीशन फाइल्ड की जाती है। ठीक है, इन दोनों भाइयों के द्वारा, और फिर कहा जाता है कि भैया ये जो है हमारा वॉयलेट करता है आर्टिकल 19, जिसमें क्या है, हमारा प्रोफेशन का राइट है, हमारा राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी है, राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल 14 है, इसको ये वॉयलेट करता है। तो फिर क्या कहा जाता है कोर्ट में, इनके द्वारा कोर्ट में कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट टेकन अवे। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लिए जा सकते फंडामेंटल राइट को। और दूसरा जो इनका इंटरप्रिटेशन होता है, दूसरा इनका स्टेटमेंट जो होता है कोर्ट में, वो कहा जाता है कि भैया 368 ओनली डिफाइन, जो अमेंडमेंट मतलब जो अमेंडमेंट 368 है, ठीक है, जो आर्टिकल है 368 अमेंडमेंट का, वो क्या कहता है, वो ओनली डिफाइन करता है प्रोसीजर को, पावर को ग्रांट नहीं करता है। ये साफ मेंशन है उसमें। तो ये इनका तर्क दिया जाता है कोर्ट में। फिर क्या होता है गाइज, एक जजमेंट आता है कोर्ट में। देखिए 11 जजों की बेंच होती है। ठीक है, और उसमें से 6 जजों का फेवर होता है कि भैया पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती आपके फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, और मेजॉरिटी जो होती है उसने फिर ओवर रूल कर देती है सज्जन सिंह जजमेंट जो था। ठीक है, सज्जन सिंह जजमेंट जो था उसको ओवर रूल कर देती है मेजॉरिटी। और क्या होता है, एक डॉक्ट्राइन आती है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। क्या होता है कि भैया आज से पहले जो भी केस में, जिस भी केस में जो कुछ हो चुका है, वो केस डिस्पोज या बंद हो चुका है, वो वहीं पे ठीक है बंद है। लेकिन आज के बाद अगर कोई भी डिसीजन होगा ऐसे मैटर पे जो सज्जन सिंह केस में था, है ना, तो फिर वो प्रोस्पेक्टिव होगा। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव आप सभी को पता होगा, है ना। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है इन फ्यूचर में अगर कुछ भी होता है तो वो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मान्य होगा। ठीक है ना, तो ऐसा होता है। तो देखिए गाइज, फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इस एक्ट के। देखिए सरकार कभी भी होता है ना गाइज, सरकार हमेशा ये, और हमारे कोर्ट में या फिर भारत में या फिर
दूसरे देशों में भी हमेशा ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ की सरकार जो होती है, वो हमेशा चाहती है कि भैया हम ऊपर रहें, हमसे ऊपर कोई ना हो। ठीक है, उसके लिए क्या करती हैं वो लोग, पार्लियामेंट में तरह तरह के अमेंड लेके आ जाते हैं और फिर ड्रामा चला देते हैं। ठीक है ना, और कोर्ट के केस आप सभी को पता है ना, कि जल्दी से उनका सॉल्यूशन कुछ होता नहीं है और ऐसे ही फिर लाइफ चली गुजर जाती है, बीत जाता है टाइम। ठीक है, तो देखिए फिर क्या होता है इस केस में। इस केस में 1971 में क्या होता है, इंदिरा गवर्नमेंट होती है उस टाइम पे, तो वो लेके आते हैं 24th अमेंडमेंट एक्ट, एक नया ड्रामा। ठीक है, 24th एक्ट, उसमें क्या करते हैं ये लोग, ये करते हैं ओवर रूल कर देते हैं गोलकनाथ केस के जो डिसीजन होता है उसको। ठीक है, अब देखिए इसमें तो क्या हो गया था कि भैया पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकती है ना। ठीक है, और ये फिर सज्जन सिंह को ओवर रूल कर देता है। लेकिन यहाँ पे 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके आई इंदिरा गवर्नमेंट और उन्होंने ओवर रूल कर दिया गोलकनाथ केस के डिसीजन को ही। ठीक है, और फिर क्या कर दिया, आर्टिकल जो 13 है, 13 आर्टिकल आप सभी को आई थिंक पता है कि भैया वो कानून के बारे में बात करता है, लॉ के बारे में, टेम्परेरी लॉ हैं उनके बारे में बात करता है ना। अमेंडमेंट या फिर इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में ये बात नहीं करता था। ठीक है, तो फिर इसको भी अमेंड किया गया। ठीक है, और 368 में भी मार्जिनल नोट के तौर पे ऐड किया गया वर्ड जो है, सॉरी ये वर्ड नहीं है, वर्ड को ऐड किया गया जिसमें पावर शब्द का यूज किया गया। ठीक है, और फिर क्या कहा गया यहाँ पे कहा गया कि भैया पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड द बिल। ठीक है, ये विदहोल्ड है, ये एच नहीं आएगा यहाँ पे, विदहोल्ड द बिल रेस्ट्रिक्टेड, मतलब क्या था कि प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि भैया आप बिल को वहाँ पे रिजर्व करके बैठ जाएं। ठीक है, अब आपको वहाँ पे साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, जो भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा अमेंडमेंट बिल होता है, अमेंडमेंट होता है, तो आपको साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, कंपल्सरी आपको अप्रूवल देना पड़ेगा। तो देखिए हर गवर्नमेंट ऐसा करती है और ये बहुत बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है। ठीक है गाइज, तो आई थिंक आपको समझ में आया, और फिर भी आपको लगता है कि समझ नहीं आया तो बिल्कुल आप कमेंट करिए। ठीक है गाइज, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।